अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स और अंदरूनी सिंध में कच्चे के डाकुओं की वारदातों ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रखा है। ये वो माहौल है कि सिर्फ कराची में स्ट्रीट क्राइम और मोबाइल छीनने की वारदातों में 3 माह में 50 से ज्यादा अफराद कत्ल किए जा चुके हैं, जबकि माह रमजान में 16 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। CPLC के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक रमजान और मुबारक समेत सिर्फ मार्च के महीने में कराची में 7,706 वारदातें हुई हैं, जिनमें 2,300 वारदातें मोबाइल छीनने की हुई हैं। माह सयाब में 16 अफराद डाकुओं के हाथों कत्ल किए जा चुके हैं, जबकि 100 से जायद शहरी मुजाहमत करने पर जख्मी हुए हैं। इसी तरह सिंध पंजाब के बॉर्डर पर कच्चे के डाकुओं की इजारादारी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेबसी ने और भी संगीन सूरत हाल पैदा कर दी है। इसकी एक अफसोसनाक मिसाल गुज़िश्ता रोज उस वक्त सामने आई जब ताज़ा तरीन नामजद किए गए IG सिंध गुलाम नबी मेमन की सक्कर में मौजूदगी के दौरान कच्चे के डाकुओं ने ऐसे 3 अफराद को अगवा कर लिया जो फसल उतरने पर अपने मुरीदों के पास चंदा लेने के लिए गए हुए थे। दूसरी जानिब IG सिंध के बकौल कश्मोर, शिकारपुर और घोटकी में पहले डाकू जबरदस्ती अगवा करते थे, अब हनी ट्रैपिंग कर रहे हैं। और सिंध पुलिस ने माह में 1 महीने के अंदर 529 अफराद को 6 महीनों में 529 अफराद को हनी ट्रैपिंग से बचाया है और कच्चे के डाकुओं को नेस्तनाबूद कर दिया है। एक तरफ संगीन अमन व अमान की सूरत हाल सिंध के हुकूमत के लिए सुबकी का बायस बन रही है, तो दूसरी जानिब सूबाई अपोजिशन भी मुराद अली शाह हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है। बिलखसूस IG सिंध की तैनाती को कच्चे के डाकुओं की सहूलतकारी से तशबीह दी जा रही है, जबकि पूरी सिंध में रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाने का मुतालबा हो रहा है। आपका मनपसंद IG आ गया, आपका मनपसंद होम मिनिस्टर आ गया, मनपसंद वज़ीर आला आ गया। ऐसा लग रहा है कच्चे और पक्के के डाकू दोनों मुश्तरका तौर पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। क्या ये मोबाइल फोन छीनते हुए मारने वाले दहशतगर्दी नहीं कर रहे? मुतालबा करते हैं बबांगे तो हल दिया जाए। और कौन नहीं देगा इख्तियार? कौन है जो आखिरी दिन तक कहता है मैं साइन नहीं करूंगा? कुछ इसी तरह के इख्तियारात का तकाजा गुज़िश्ता रोज भी सिंध हाई कोर्ट में होने वाले अमन व अमान के इजलास में DG रेंजर्स ने भी किया था, जिनके बकौल उनके पूरे सिंध में कराची जैसे ही इख्तियारात देने होंगे। MQM के इस मुतालबे और इस महाजराई के जवाब में सिंध हुकूमत भी पीछे हटती नहीं दिख रही, जिसका इजहार गुज़िश्ता रोज हमारे प्रोग्राम सूबाई वजीर नासिर शाह ने कुछ इन अल्फाज में किया था। जो हमारा कसूर है वो ये है कि हमने बोरी बंद लाशों वाली सियासत खत्म की, पत्ता माफिया खत्म किया, वो जो हड़तालें होती थी, जलाओ घेराव होता था, उसका खात्मा जिनकी ये निशानदेही कर रहे हैं उन्होंने जरूर किया है। अब ये कसूर हमारा जरूर है। अब उनको तो जो हमने बेहतरी लाए हैं वो तो पसंद नहीं आएगी ना। जबकि आज वजीर दाखिला सिंध ने भी MQM पर पुलिस को मुतनाज़ा बनाने का इल्ज़ाम लगा दिया है। ऐसे माहौल में जब सियासी फ़रीक़ैन आपस में लड़ रहे हों तो अमन दुश्मनों से कैसे और क्यों कर लड़ेंगे। और इस सारी सूरत में नाज़रीन, वैसे भी जो सिंध के इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं ज़ियाउल्लाह लंजार, वो सारे मंजरनामे से तकरीबन गायब ही दिखाई देते हैं। बाकी जो सिंध के वज़रा हैं वो तो बात कर रहे हैं। ज़िया लंजार साहब एक बयान देने के बाद बिल्कुल गायब हो गए कि जी इस सारे मामले को, स्ट्रीट क्राइम के मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। और अब MQM ने, क्योंकि अपोजिशन है सिंध की, उसने भरपूर अपोजिशन इस सारे मामले पे शुरू कर दी है और इस मामले को एक प्रॉपर तरीके से पॉलिटिकली टेकअप किया है। आज MQM की जानिब से 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सूबाई हुकूमत को सख्त तरीन अल्फाज में आड़े हाथों लिया गया है। सिंध हुकूमत फिलहाल बेबस दिखाई दे रही है, ना सिर्फ कराची के अंदर बल्कि कच्चे के इलाकों में भी डाकुओं की जानिब से सिंध के जो अवाम हैं उनकी ज़िंदगियों को अजीरन बना दिया गया है। जिस तरह मैंने बताया कि 6 महीनों में 529 अफराद को अब तक तो छुड़ाया गया है, लेकिन कई ऐसे अफराद हैं कि जिनको नहीं छुड़ाया जा सका। और कल सक्कर से तीन अफराद को उठा लिया गया कि जब IG सिंध अपने पहले दौरे पर सिंध पहुंचे, वहाँ से सक्कर पहुंचे, वहाँ से 3 अफराद को कच्चे के डाकू उठा कर ले गए। आखिर ऐसा क्या है, क्यों कच्चे के डाकू इस वक्त सिंध की पुलिस जो है उन पर काबू नहीं पा सक रही, उनके काबू से सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुकी हुई है। इन मामलात पे हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे सिंध की हुकूमत से भी बात की जाए। लेकिन MQM का जो मौक़िफ़ है वो अब MQM ने इस मामले पे पूरी एक सियासी महाज MQM ने खड़ा कर दिया है और हुकूमत को अब उन्होंने ठीक ठाक आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। आज जिस तरह से बात की जो MQM के रहनुमा हैं ख्वाजा इज़हारुल हसन, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो IG लगाए गए हैं सिंध के गुलाम नबी मेमन, उनके बारे में उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये कच्चे के डाकुओं ने खुशी मनाई कि हमारा बंदा जो है वो IG तैनात हो गया सूबे का। इस सारे मामले पे किस तरह से सिंध हुकूमत इस सारे मामले को टेकअप करेगी और MQM किस तरह से इस मामले को सियासी तौर पर लेकर आगे बढ़ेगी, बात करेंगे। मुख्तलिफ हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध में जो बदअमनी का मामला है, चाहे कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम का मामला हो या फिर कच्चे के इलाके में डाकुओं की जानिब से बदअमनी का मामला हो, लोगों को शहरियों को अगवा किए जाने का मामला हो, अब ये इंतजामी के साथ साथ एक बड़ा सियासी मसला भी बनता जा रहा है। MQM ने आज सिंध हुकूमत को ठीक ठाक आड़े हाथों लिया है। इसी पर बात करेंगे सिंध के सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह साहब से। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएं कि अब तो एक बड़ा सियासी मसला भी बनता जा रहा है, इंतजामी मसले के साथ साथ कैसे काबू पाएंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, इंतजामी मसाइल को बेहतर करने के लिए ही सिंध गवर्नमेंट ने नई जो तकरीरें हुई हैं, IG साहब गुलाम नबी मेमन साहब बहुत अच्छी शोहरत के मालिक हैं, और फिर इसी तरह CCPO कराची जो कराची के चीफ हैं, वो भी उनकी कारकर्दगी पहले भी बहुत बेहतर रही है। ये तो भी पॉलिटिकली तौर पर MQMP पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, हमें भी तशवीश है। एक भी वारदात नहीं होनी चाहिए, एक भी इस तरह का जो हो रहा है ना हो। इस पे तो अगर सिर्फ इनकी तशवीश हो तो हम तो उनको वेलकम करते हैं कि वो भी जाहिर है यहाँ के दर्द रखते हैं। जिस तरह सर वो IG साहब के हवाले से तो उनका ये कहना है कि IG सिंध जो है वो डाकुओं ने बड़ा सेलिब्रेट किया कि हमारा बंदा IG आ गया सूबे का। ये क्या माजरा है? देखें, इसी बात से सबके इल्म है, गुलाम नबी मेमन साहब की साख सब जानते हैं कि वो बहुत बेहतर अफसर हैं। उस वक्त जो स्लॉट है अफसरान का, उसमें वो बेहतरीन जो कुछ हैं उन्हीं में उनका आता है नंबर, और अभी तो वो लगे हैं। और एक कसूर उनका जरूर हो सकता है, जब वो पहले यहाँ पे मुख्तलिफ पोस्ट पे थे तो ये जो यहाँ पे कराची में बहुत ज्यादा इस तरह के क्राइम होते थे, भत्ताखोरी होती थी, बोरी बंद लाशें मिलती थी, टारगेट किलिंग होती थी, जलाओ घेराव की सियासत होती थी, उसको उन्होंने जरूर काफी हद तक खत्म किया और बहुत एक्शन लिए, जिसमें सिंध पुलिस की बड़ी कुर्बानियां हैं, रेंजर्स की बड़ी कुर्बानियां हैं, इसी तरह हमारे शहरियों की बड़ी कुर्बानियां हैं। तो ये सिलसिला तो रहा है। अब उस पर पता नहीं उनको वो परखाश है या कोई और। अभी तो वो आए हैं और आते ही उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं कराची के, अगर बात की जाए या पूरे सूबे में। इतना सख्त किस्म का ऑनस्लॉट आ रहा है अपोजिशन की जानिब से ये बदअमनी के मामले को लेकर, आपके वज़ीर दाखिला कहाँ हैं ज़ियाउल लंजार साहब? जी, वो भी, उनका भी अभी बयान आ रहा है, और उस दिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुसूसी तौर पर CM साहब को और होम मिनिस्टर साहब को बुलाया और उन्हें कहा, और फिर दोनों ने पहले भी बाद में भी मीटिंग्स की हैं। उसके बाद ही तो ये IG साहब जो हैं ये यहाँ पे आए हैं, और भी आते ही पहले तो इनको थोड़ा टाइम दिया जाए, इनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए। अब आते ही अगर आप किसी को टारगेट बनाएंगे तो इससे तो लगता है कि ये आप सिर्फ पॉलिटिकली कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर गुलाम नबी मेमन साहब के आने से पहले ये मुतमिन है, कराची के हालात जो यहाँ पे थे, कोई वारदात नहीं होती थी, अगर वो उस पर मुतमिन है, अगर इस तरह का कोई वो बयान देते हैं तो आप उनसे जरा पूछ लीजिएगा। वो तो आए दिन इस बात को कहते रहते हैं कि यहाँ पे हालात अच्छे नहीं। हालात को बेहतर करने के लिए ही तो इन अफसरान को यहाँ लगाया है, और जो कच्चे का एकदम से बड़ा दिखाया जाता है, बिल्कुल इश्यूज हैं वहाँ पे। लेकिन मैं मिसाल के तौर पर आपको अपडेट कर दूं कि सक्खर डिवीजन अगर ले लें, जो 3 अजला हैं हमारे, वहाँ पे इस वक्त एक भी कोई अगवा जो हुआ है वो नहीं है, सब वापस आ गए हैं। और दूसरा डिवीजन जो है हमारा लाड़काना, उसके 18 के करीब अगवा हुए हैं, जिसमें मेरे ख्याल में 3 वापस हुए हैं। और एक और बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपकी तवसुत से, कि ये सिर्फ एक जो होता है उन्होंने किया हुआ है एक ड्रामा सा क्रिएट, कि वो पहले आपको पता है जो अगवा तो उसको किया जाता है जिससे कुछ मिले। ये जो लोग इस वक्त तक अगवा हुए हैं उसमें 90% वो लोग हैं जो कोई हारी है, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई ट्रैक्टर ड्राइवर है, कोई इस तरह के लोग हैं, सिर्फ एक वो जैसे होता है करने के लिए। दूसरी बात, ये जो बॉबी ट्रिप पे होता था कि जी खवातीन की आवाज से मोबाइल पे या फिर चीजें सस्ती के बहाने बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान के दीगर सूबों से बुलाया जाता था, उसका कोई 350 के करीब लोगों को उससे बचाया गया है। वहाँ पे पिकेट्स कायम है, वहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाता है, कोई देखा जाता है कि अगर बाहर से कोई आया कि भैया आप किस सिलसिले में आए हैं, उनको बचाया गया है। तो अब बस एक चीज जो है जरा इस पे वजाहत कर दीजिएगा नासिर शाह साहब के, जो MQM है वो तो ये बयानियां बना रही है कि ये जो कच्चे के डाकू इन्हें कुछ सियासी पुष्टपनाही इन्हें हासिल है। देखें, अगर इस तरह की कोई बात होती
तो हम वहाँ पे ऑपरेशन ना करते। टारगेटेड ऑपरेशन अब भी होता है। पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी की कोई पुष्टपनाही नहीं। देखिए, हम तो गवर्नमेंट में हैं, हमें तो कोई भी ऐसा सिलसिला होता है तो हमारी जिम्मेदारी है। और पीपल्स पार्टी के कुछ भी लोग इसमें नहीं रहे, बल्कि आपने देखा अभी अगर हालिया इलेक्शंस के रिजल्ट आप देखें तो बहुत सारी जगहों पे हमारे मुखालिफिन की इन्होंने मदद की है, जिसपे ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई इल्जाम नहीं। सर, ये जो डीजी रेंजर्स ने भी कल मांगे, चीफ जस्टिस साहब जब वो पेश हुए थे तो उन्होंने भी कहा कि हमें कराची की तरह बाकी इजला के अंदर भी, अंदरून सिंध के अंदर भी हमें रेंजर्स के इख्तियारात दिए जाएं कराची की तर्ज पर, और एमकेएम भी यही मुतालबा कर रही है। तो क्या देने जा रहे हैं इख्तियारात पूरे सिंध के अंदर रेंजर्स को, पुलिसिंग के? जी, हमें तो बिल्कुल कोई उस पर एतराज नहीं है, बल्कि हमने तो रेंजर्स के लिए कहा है कि जो भी अभी ऑपरेशन करेंगे हम कच्चे में, उसमें रेंजर्स, इवन पाक फौज की भी हमें वहां पे जरूरत पड़ेगी और हमें सबकी सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज देखें, ये जो एमक्यू की बात है कि उन्होंने भी ये मुतालबा किया है, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। दोबारा मैं कह दूं, यहाँ पे तो रेंजर्स मौजूद है ना कराची में। सही, कराची में तो पुलिस के साथ काम कर रही है ना। तो यहाँ पे किसी ने रोका है क्या रेंजर्स को किसी कार्रवाई से? तो मतलब एक तरफ वो कहते हैं कि जी यहाँ पे कोई अमल नहीं हुआ, दूसरी तरफ तो हम तो रेंजर्स को बिल्कुल वहाँ पे हमारे फोर्स है और हम उसको साथ लेकर चलना चाहते हैं, और बिल्कुल क्यों नहीं इख्तियारात मिलने चाहिए उनको। बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब। रेंजर्स को अंदरून सिंध के अंदर भी पुलिस इख्तियारात मिलने चाहिए, इस हवाले से गौर किया जा रहा है, और कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के लिए रेंजर्स के साथ साथ फौज की मदद भी ली जाएगी। ये तो रही सिंध की सूरत हाल। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी सूरत हाल के वाले से बात करते हैं। ईद के बाद मुल्क में सियासी अफरा तफरी बढ़ेगी और मुख्तलिफ एहतजाजी तहरीकें जो हैं वो तैयार हो रही हैं, बिलखुसूस जब एहतजाजी तहरीक की सदाएँ सुनाई दे रही हों और मुश्तरका पोजीशन दमादम मस कलंदर करने को तैयार हो गई हो। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, GDA और मुमकिन तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम फे पर मुश्तमिल अपोजिशन, मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों पर मुश्तमिल हुकूमत के पैर उखाड़ने का इरादा रखती है। यानी हुकूमत को चैलेंज दर चैलेंज का सामना होगा, मुआशी इस्तेहकाम लाना है, दहशतगर्दी के बढ़ते चैलेंज से नबर्दा जमा होना है, और ऊपर से सियासी महाजराई भी गर्म होने जा रही है। एक तरफ हुकूमत को इन महाजों का सामना करना है, तो दूसरी जानिब हुकूमती जमात के अंदर से ही उठने वाली आवाज़ों और बातों ने एक नया पंडोरा बक्स खोल दिया है। पहले ये इलेक्शन से मुतालिक लगने वाले इल्जामात और जोड़ तोड़ से बनने वाली शहबाज सरकार के मैंडेट पर अपोजिशन सवालिया निशान लगाती है, तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अपने ही रहनुमा और बज़ाहिर नवाज शरीफ कैंप से कुर्बत रखने वाले भी शहबाज हुकूमत पर ताक लगाने लगे हैं। कोई मोहसिन नकवी के वज़ीर आज़म ना बनने पर हैरान होता है तो कोई शहबाज शरीफ हुकूमत की पोस्टिंग ट्रांसफ़र तक का इख्तियार ना होने का ताना देता है, तो कोई फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के मामले को मशकूक करता है। उनकी मेहरबानी है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहते, खलाई पे इस्तफा किया हुआ है उन्होंने, वो जो चाहें वो बन सकते। आज आपके पास सादा अक्सरियत भी नहीं है। सादा अक्सरियत ना होते हुए आप एक पोस्टिंग ट्रांसफर का फैसला करके वापस लेते हैं। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभाली है और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को पेश किया है, खुदा करे वो कामयाब हों, मगर जो माहौल है वो मुझे कुछ और बता रहा है। PMLN सिर्फ नवाज शरीफ नाल ना पूरी पार्टी दे नाल PMLN है ना। अगर खुदा ना आता ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਭਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ खड़ा होना है ना, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ सच्चाई दसनी। ऐसे में अहम बात यह है कि शहबाज सरकार के दफा के लिए बज़ाहिर उनके बड़े भाई नवाज शरीफ के सामने आधे नहीं दिख रहे। या तो नवाज शरीफ ने पुरअसरार खामोशी इख्तियार कर रखी है, या फिर वो सिर्फ अपनी बेटी मरीम नवाज की पंजाब हुकूमत को ही सगा समझते हैं। शायद इसीलिए वो पंजाब काबीना के किसी न किसी इजलास में दिखाई देते हैं। शायद इसी सूरत हाल को देखते हुए नवाज शरीफ के माजी के हरीफ और हाल के हरीफ मौलाना फजल रहमान भी ये कहने पर मजबूर हो गए थे कि नवाज शरीफ और उनका दर्द यकसा है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान से। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो बताएं कि एहतजाजी तहरीक ईद के बाद भरपूर तरीके से शुरू होने जा रही है। इसमें अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो रही है, ग्रैंड अलायंस बन रहा है आपकी हुकूमत के खिलाफ, लेकिन वो अपोजिशन से आप कैसे निपटेंगे? आपकी अपनी पार्टी के अंदर से, हुकूमत के अंदर से इतनी सख्त अपोजिशन आपको इस वक्त फेस करनी पड़ रही है कि पार्टी के अपने रहनुमा सवाल उठा रहे हैं, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को चैलेंज कर रहे हैं। पहले मियां जावेद लतीफ़, फिर राना सनाउल्लाह और आबिद रजा कोटला और अब अफनानुल्लाह भी बोल पड़े। वो भी कह रहे हैं भाई कि इंतखाबात में जो नताइज हैं वो बदले गए हैं, हेरा फेरी हुई है नताइज के अंदर। तो ये कितनी चैलेंजिंग सूरत हाल हुकूमत के लिए बन रही है कि जब आपको अपनी हुकूमत के अंदर से सख्त अपोजिशन का सामना है?
जी, जहां तक तो इंतखाबी बेज़ाब्तियों का ताल्लुक है, उसमें तो कोई हुकूमत के लिए एम्बेरसमेंट नहीं है। इंतखाबी बेज़ाब्तियों का ताल्लुक वो पूरी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है, और अगर कोई इशूज हैं तो वो ज़ाहिर है अदालतों में जाएंगे। जहां तक ये इशू है कि जी हमारे बहुत सीनियर कॉलीग्स जो मुख्तलिफ गुफ्तगू कर रहे हैं, उसकी असल तौजी तो वही दे सकते हैं, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप पे हम सब मुत्तफिक और मुत्तहिद हैं। तो जब तक वो मौजूद हैं, तो अगर पार्टी में कोई इशू उठता भी है तो वो रिजॉल्व कर लेंगे। पार्टी के अंदर हुकूमत के मामला तशवीशनाक हद तक बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक बयान सामने आ रहा है और बयानात रुक नहीं रहे, पुराने वालों को रोक नहीं रहे, नए लोग सामने आ रहे। कल रात जो है अफनानुल्लाह ने भी खुल के बात कर दी, इंतखाबात की नताइज के ऊपर के नताइज बदले गए हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब इस मामले पे क्यों खामोश हैं, और मुझे ये भी बता दें सर कि वो रोक क्यों नहीं रहे पार्टी के अंदर उठने वाली इस तरह की आवाजों को? ये देखिए ना, ये तो उनकी सवाबदीद है, और जब वो समझेंगे वो मीडिया से बात करेंगे। इस वक्त तो मैं सिर्फ कियास सराई ये कर सकता हूँ कि अभी जब हुकूमतें बने हुए चंद हफ्ते हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि हर लिहाज से जनाब शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो पूरी तरह अपनी अपनी हुकूमतों के इंचार्ज बनकर अपनी पॉलिसियाँ दें, पेशरफ्त करें। और अभी चूंकि इंतखाबात हुए चंद हफ्ते हुए हैं, तो सियासत का उस तरह अभी वक्त नहीं है। कुछ अरसे बाद ये मामला खुलेगा, ईद के बाद कह रहे हैं कि जी अगर कोई एहतजाजी तहरीक होती भी है, लेकिन हुकूमत के सामने एहतजाजी तहरीक का चैलेंज नहीं है। हुकूमत के सामने बिलाखिर महंगाई का और दहशतगर्दी का बढ़ता हुआ चैलेंज है, जिसको उन्होंने डील करना। अपोजिशन या तहरीक से ज्यादा तो आपके अपने लोग फिलहाल आपके लिए एक ठीक ठाक चैलेंज बने हुए हैं, जो अपनी पार्टी को, अपनी हुकूमत को ज्यादा रगड़ा लगा रहे हैं अपोजिशन से भी। नहीं, मैं बड़े अदब से कहूंगा कि वो भी मेरे बड़े सीनियर भाई हैं, कॉलीग्स हैं। बेहतर कम्युनिकेशन अगर जमात की तरफ से होगी तो उनके भी मामलात का अजाला हो जाएगा। इसलिए ये तजवीज़ सबसे बेहतर यही है कि फौरी तौर पर जमात की जो आला तरीन फोरम्स हैं, सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनके इजलास होने चाहिए, ताकि जिसको जो भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका खुलकर इजहार हो, राय सुनाए भी और सुनी भी जाए, तो इससे बहुत हद तक ये मामला हल हो जाए। सर, पार्टी पर मरहम रखने के बजाय उन लोगों के जख्मों पर नमकपाशी कर रही है। पंजाब से मोहसिन नकवी साहब को सेनेटर ले आई अपने लोगों को नज़रअंदाज करके, फिर काकड़ साहब को भी सेनेटर बनवा दिया अपनी पार्टी के लोगों को नज़रअंदाज करके। तो ये कोई प्रेशर है सर कोई नून लीग के ऊपर? क्या मजबूरी है कोई कि आप अवॉइड नहीं कर सकते इसे? जी, प्रेशर सिर्फ एक ही है, और वो है कि पाकिस्तान के अवाम को बेहतरीन तरीके से डिलीवर करना है। और वफाक में अगरचे अभी जब सेनेट के इंतखाबात हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी, यानी 224 बमुकाबला 81 जो है वो नताइज सामने आए हैं हुकूमती इत्तेहाद के हक में। तो वहाँ कोई उस तरह अददी अक्सरियत का चैलेंज तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक गवर्नेंस का चैलेंज है। 9 मई के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है और नई जो दहशतगर्दी है और जो मुआशी तौर पर हमारे महंगाई का चैलेंज है और लो ग्रोथ का चैलेंज है, उन सब से निमटने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने और जमात ने जो बेहतरीन लोगों को समझा है कि आगे आना चाहिए, उन्हें आगे लेकर आए। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, अफनानुल्लाह साहब के इस बयान से या इस बात से आप उनकी इत्तफाक करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब और औरंगजेब साहब जो है वो हुकूमत के तसलसल की गारंटी, यानी हुकूमत के लिए उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी समझ रहे हैं, वो आप ही उनकी राय से इत्तफाक करते हैं? साहब की राय जो है चूंकि खुद वो वज़ीर दाखिला इस मुल्क के रहे हैं, तो उन्हें बहुत बेहतर अंदाज़ा है कि कौन से मामलात इन मौक़ों पर उठते हैं। तो उनकी राय, मैं यही कहूँगा कि उनकी राय मुकद्दम है, लेकिन बहरहाल एक जमात ने और हुकूमत ने एक फ़ैसले किए हैं जिसकी बुनियाद पर हमें आगे चलना है। और अगर हुकूमत के तसल्जुल की अगर कोई गारंटी है मेरी नज़र में, तो वो जनाब आसिफ अली जरदारी की अवान सदर में मौजूदगी है। उसका जब तक वो वहाँ मौजूद हैं तो हुकूमती इत्तेहाद के अंदर हमें ये तवक्को है कि वो इत्तेहाद और इत्तेफाक रहेगा। अभी आने वाले दिनों में बजट भी आ रहा है और बड़ी सीरियस लेजिस्लेशन होनी है। तो जब तक हुकूमती इत्तेहाद मजबूत है तो फिर अददी तौर पर पार्लियामान में हुकूमत को गिराना आसान, तकरीबन इस वक्त बहुत मुश्किल है। तो वो असल गारंटी है कि हुकूमती इत्तेहाद कायम रहेगा तो हुकूमत का तसलसल रहेगा। सर, ये जरदारी साहब कैसे हो गए आपकी हुकूमत की, इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे हो गए? अगर कल को आपके मामलात बिगड़ जाते हैं उनके साथ जरा से भी, तो इत्तेमाद के वोट का भी सबसे पहले जरदारी साहब नहीं कहना है आपको?
जी नहीं, देखिए जब तक तो वो वहां मौजूद हैं, कम्युनिकेशन आसान है हाईएस्ट लेवल पे, जो कि वजीर आजम ने और सदर मुमलिकत दरमियान करनी है। सियासत है, उसके अंदर इख्तलाफात को तो कभी भी आप रद्द नहीं कर सकते, हो जाते हैं या सियासी बुनियाद पे या सियासी फवायद के लिए, लेकिन वो मामलात तभी उठेंगे जब अगले इंतखाबात करीब आएंगे। अभी तो चूंकि नई नई हुकूमतें बनी हैं, तो लिहाजा एक हमारी भी कोशिश और दुआ यही है कि हुकूमत को वो यकसुई हासिल हो कि वो महंगाई और तो ये सिर्फ आप जरदारी साहब को ही इंश्योरेंस समझ रहे गवर्नमेंट की, या मोहसिन नकवी साहब और औरंगजेब साहब के बारे में जो राना साहब की राय थी कि वो भी हैं, उन्हें भी आप समझते हैं? नहीं, देखिए कंपैरिजन इसमें तो कैलकुलेशन में और राय में और देखने के जाविये में हम सब का फर्क हो सकता है, लेकिन असल जो मीट्रिक है वो तो ऐवान के अंदर जो आपके पास अक्सरियत का मौजूद होना, तो उसमें जो है वो दोनों हजरात चूंकि सेनेट में हैं, तो हुकूमत का ताल्लुक तो कौमी असेंबली की अक्सरियत से, इसलिए मैंने कहा कि जरदारी साहब की अहमियत ज्यादा है किसी और पैरा में बात कर रहा था। हुकूमत को कायम रखने में। बाकी जैसे जब नए इंतखाबात करीब आएंगे या जब हम 2026 या 27 में इंशाल्लाह पहुंचेंगे, तो फिर सब जमातें अपने अपने सियासी मफादात के मुताबिक अपनी कैलकुलेशन करेंगी और अपने फैसले करेंगी। अगर ये बताएं कि इंतजामी तौर पे अगर देखा जाए तो हालात काफ़ी तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, जजेस को खतूत मौसूल हो रहे हैं, ख़त पे ख़त मौसूल हो रहा है, धमकियाँ मेज़, तो ये मसला जो है इस बारे में एक राय बन रही है और PTI भी आप पे इल्ज़ाम यही लगा रही है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मामले से तवज्जो हटाने के लिए, चूँकि उन्होंने एग्जीक्यूटिव पे इल्ज़ाम लगाया था मुदाखलत का, तो उस मामले से तवज्जो हटाने के लिए ये जजों को धमकियाँ मेज़ खतूत भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मेरी गुजारिश है, PTI ने तो ये भी एडवर्टाइज किया था कि बानी चेयरमैन की अहलिया को जहर दिया जा रहा है, और उनके अपने डॉक्टर ने ये कहा कि ये झूठ था, उनके जो खून में किसी किस्म के जहर के कोई शवाहिद नहीं मिले। तो एक पार्टी जो मुस्तकिल झूठ की बुनियाद पर अवाम को गुमराह कर रही है, उनकी बात पर तो ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन जो असल इशू है कि जजेस की सिक्योरिटी बिलाशुबा इंतजामिया का काम है, और शहबाज शरीफ साहब और जिनका भी हमने जिक्र किया है, जिक्र खैर किया है, मोहसिन नकवी साहब, वो इस मामले को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। ये बताएं कि बात आ रहे हैं सेनेट में, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात आ रहे हैं, नून लीग किसको ला रही है डिप्टी चेयरमैन, चूंकि डिप्टी चेयरमैन तो नून लीग के कोटे से आना है? जी नहीं, अभी तो कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अनकरीब हो जाएगा, अब तो बहुत दिन नहीं है, और सेनेट ने बहरहाल फौरी तौर पर अपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करके अवान ने जो है वो अपना काम शुरू करना है। तो ये ईद की वजह से कुछ डिले है, ईद के फौरन बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी। कि मियां नवाज शरीफ साहब सियासी मंजरनामे से क्यों गायब हैं? वो पंजाब में तो मरीम नवाज साहिबा के साथ नजर आते हैं उनकी मुख्तलिफ सरकारी मीटिंग्स के अंदर, लेकिन शहबाज शरीफ यहाँ भी उनके भाई की हुकूमत है, उनके साथ वो चंद एक यानी वोट डालने के लिए उनके हल्फ के अलावा वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तो बज़ाहिर इंप्रेशन ये बन रहा है कि मरीम नवाज वाली हुकूमत मियाँ साहब की सगी हुकूमत है, और शहबाज शरीफ साहब वाली जो हुकूमत है ये सौतेली हुकूमत है। आप माशाल्लाह बहुत गहरे मुशाहिदा कर रहे हैं इन सब बातों का, लेकिन नहीं, चूंकि मरियम बीबी जो हैं वो उनके साथ हम वक्त मौजूद हैं, तो वक्तन फ़वक्तन ऐसी मीटिंगें जिनका उनके सामने जिक्र होता होगा और उसमें वो अपनी इंटरेस्ट जाहिर करते हैं। लेकिन चूंकि इस्लामाबाद में तो वो देखिए, अब ये बड़ी अहम बात है कि वो बतौर रुकन कौमी असम्बली अपने उनके जो असल फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे रहे हैं। वो जहाँ जहाँ उनके वोट की ज़रूरत है वो आकर उसमें पूरा हिस्सा ले रहे हैं, मौजूद होते हैं, और ये सिग्नल दे रहे हैं कि पार्लियामान में उनका इंटरेस्ट है। तो अभी जब आने वाले दिनों में जब ऐवान बाकायदा तौर पर अपना काम शुरू करेगा और लेजिस्लेशन के इशू के, बजट के इशूज होंगे, तो आपको मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद में भी अच्छा सर अक्सर ये जो तहरीक ईद के बाद शुरू होने वाली है, एक अलायंस बन रहा है, पहला जलसा 13 को होने जा रहा है, पेशीन से शुरू हो रही है ये मूवमेंट, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, JUI, GDA और BNP मैंगल, दीगर काफ़ी जमातें इसके अंदर शामिल हैं। एक बड़ी एहतजाजी मूवमेंट आपके खिलाफ शुरू होने वाली है, तो कैसे निपटेंगे इससे, कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, जमहूरियत में ऑपोजिशन का इकट्ठे होकर जलसे करना, मैं तो हमेशा इसको वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ कि उससे अवाम की राय में पुख्तगी आती है, समझ आती है कि इस वक्त क्या इश्यूज हैं, और ये सब जमातों का इकट्ठा होना मेरे लिए इसलिए कुछ यानी कह सकते हैं कि बायसे तकवीयत है
कि ये सब जमातें हैं जो पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखती हैं, जिन्होंने कोई 9 मई नहीं किया। तो ये तवक्को है कि ये जमातें जो हैं पीटीआई के भी जो मुतशद्दिद रवैये हैं उनको भी अमन की तरफ लेकर आएंगे और वो अपनी बात ज़रूर करें, पूरे मुल्क में एहतजाज करें, पूरे मुल्क में इश्यूज जो जिन्हें हल होना है वो रेज करें। तो इससे हुकूमत की एक राबरी भी होती है और अवाम की जो राय है उसको सही तौर पे चैनलाइज करने का भी मौका मिलता है। फिलहाल तो वो तो गिराने के लिए आ रहे हैं। जी वो ठीक है वो जरूर आए। हमने मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसने गालिबन सबसे बड़े चैलेंजेस 2014 में हमने धरने का सामना किया, पूरे मुल्क में जलसों का सामना किया। 2016 में एक मुतशद्दिद जत्था जो पेशावर से चलकर इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ उसका सामना किया, फिर हमने 25 मई का सामना किया, 9 मई का सामना किया। तो ये ऑपोजिशन के बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। तो इससे कोई इशू बड़ा पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना और उनकी बेहतरी करना है। ऑपोजिशन से सियासी मैदान पे पार्लियामान में और पार्लियामान के अंदर जो है हम उनके सामने मौजूद हैं और उनका सामना करेंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपका अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, तज़किया शामिल करेंगे अतर काज़मी साहब का और मुज़म्मिल सुहरावर्दी साहब का कि ईद के बाद क्या होने जा रहा है। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ के अंदर एकदम से हालात विदिन 24 आवर्स बड़े पैमाने पर चेंज हुए, ये हुआ क्या है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वर्ल्ड कप नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाने का इरादा रखती है। ईद के बाद एक भरपूर तरीके से तहरीक होगी, जलसे होंगे, रैलीज होंगी, मार्चेस होंगे। लेकिन उससे पहले आज हमने देखा पिछले 24 घंटों में कुछ बड़ी ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। जेल से इमरान खान ने बैठ के जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की तनकीद की है, बड़ी सख्त हर्जासराई की है। जबकि PTI के अंदर अगर हम देखें तो तकसीम की जो बहुत ज़्यादा खबरें आ रही थी, उस तकसीम में भी ज़्यादा महवर मरकज़ शेर अफजल मरवत थे। तो उनकी तरफ से एक बयान आ जाना कि भाई मैं बिल्कुल सबके साथ मेरे जो है वो इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं और मुझे एहसास हो गया आइंदा मैं पार्टी के बारे में किसी के बारे में कोई बयान नहीं दूंगा। फिर एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है जनाब, वो एक आज ट्वीट आया है सहाफ़ी कामरान शाहिद की जानिब से, जिन्होंने ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के सोर्सेज का ये कहना है, उन्होंने कंफर्म किया है, सोर्सेज इन एस्टैब्लिशमेंट हैव कंफर्म दैट नो रिकंसिलिएशन विल बी डन विद एनी ऑफ द डिसरप्टिव फोर्सेज हु आर एडवांसिंग द एजेंडा ऑफ फॉरेन प्लेयर्स। रिकंसिलिएशन इज अनथिंकेबल विद द प्लानर्स, अबेटर्स, फैसिलिटेटर्स एंड परपेट्रेटर्स ऑफ 9 मई अनलेस। ये अनलेस के बाद की जो कहानी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अनलेस दे कंडेम देयर एक्ट पब्लिकली, एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेनस एक्ट, render public apology and give solemn commitment that such outrageous behavior will never be repeated। यानी कि वो ये पैगाम है कि 9 मई जिन्होंने किया, अगर वो इसकी पब्लिक माफ़ी मांग लेते हैं और दोबारा यकीन दहानी कराते हैं कि ऐसी कोई हरकत दोबारा नहीं की जाएगी तो फिर जो है वो सोचा जा सकता है इस बारे में, यानी कि रिकंसिलिएशन के बारे में फिर हो सकती है बात। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है। इस ट्वीट के अंदर क्या पैगाम मुज़मिर है PTI के लिए, बात करेंगे। बादशाह मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब और मुहर्रदी साहब, दोनों ही पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। काज़मी साहब, कैसे आपने इंटरप्रेट किया आज के, सबसे पहले ये जो ट्वीट किया है आज कामरान शाहिद साहब ने, इसमें क्या कोई खास पैगाम है तहरीक इंसाफ के लिए? मुझे तो समझ नहीं आई टू बी ऑनेस्ट, इसलिए कि जो भी 9 मई में मुलविस है वो माफी से तो मामला हल नहीं होगा। उनको तो आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए जिसने भी कानून तोड़ा है। ये एक तरह से क्या कोई पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आप इस तरह कर लें तो ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। तो वैसे अगर इस तरह का कोई पैगाम पहुंचाना हो तो मेरे ख्याल में वो डायरेक्ट भी पहुंचाया जा सकता है। पर लगता यही है कि वो जो खबरें आ रही थी, पहले बहुत सारी खबरें आ रही थी कि जैसे कोई एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई कुर्बत हुई है, खान साहब के लिए कोई डील हो रही है, वापसी का सफर शुरू हो गया, इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही थी। मेरे ख्याल में उसके ऊपर फिर जब सहाफियों ने कॉन्टेक्ट्स वगैरह किए होंगे अपने जराए से तो उनको ये कंफर्म किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं। और हमारी भी जिन लोगों से बात हुई अपने दोस्तों से, जराए से, वो यही बता रहे हैं कि ये जो खबरें हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसानियां होने जा रही हैं और खान साहब की वापसी का सफर शुरू हो गया, फिलहाल इनमें कोई सदाकत लगती नहीं है।
और मुजफ्फर साहब, आपकी क्या राय है कि ऐसा कुछ भी नहीं है? चूंकि एक ये जो बातें चल रही हैं कि पीटीआई के लिए शायद ईद के बाद कोई रिलीफ किसी किस्म का आ जाए, या फिर मुफाहमत की जो बात हो रही है उसको क्रेडेंस मिलती है। नून लीग के जो है मामलात लगता है कि सब अच्छे नहीं हैं, चूँकि जिस तरह से नून लीग की एक ठन गई है मरीम नवाज़ की मोहसिन नकवी के साथ, राना सनाउल्लाह भी बयान दे रहे हैं उनके बारे में तंज कर रहे हैं कि शुक्र है वो वज़ीर आज़म नहीं बने। इस पर उन्होंने इत्तफाक कर लिया वज़ारत दाखिला के ऊपर भी, IG के मामले के ऊपर, और DG जो सेक्रेटरी हैं CNW उनके मामले के ऊपर मरीम नवाज़ डट गई, उनका भाई नहीं देंगे आपको, रिलीव करने से इनकार कर दिया। तो ये इससे भी लोगों को लग रहा है कि जो उधर जो है ठन गई है नून लीग के मामला ज़रा बिगड़ गए, तो PTI के शायद ठीक हो सकते हैं ईद के बाद। देखिए, पहली बात तो वो जो आपने ट्वीट पढ़ा ना, और उसके आगे जो अनलेस के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा जोर दिया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अनलेस के आगे लिखा हुआ है वो 9 मई के बाद एक मुसलसल पॉलिसी है। जिसने भी मजम्मत की है, जिसने भी माफ़ी मांगी है, उसको माफ़ी मिली है, और मजम्मत के बाद रियासत ने उनके साथ नरमी की है। ये रियासत की स्टैंडर्ड पॉलिसी 9 मई से है, ये कोई आज की पॉलिसी नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने मजम्मत की है, जिन्होंने माफ़ी मांगी है, रियासत ने उन्हें माफ़ भी किया है, और रियासत ने उनको आगे प्रोसिक्यूट नहीं भी किया है। सिर्फ जो लोग अपने जुर्म पर बज़िद हैं और जो समझते हैं कि हाँ हमने जुर्म किया है और ठीक किया है, रियासत उनको ही प्रोसिक्यूट करने में दिलचस्पी रख रही है, जो 9 मई से हमें पॉलिसी समझ आ रही है या जो हमारे सामने है। लिहाजा ये अनलेस के बाद कोई नई पॉलिसी आपके सामने नहीं बयान की गई समर साहब, जिस पर आप इतना हैरान हो रहे थे कि जैसे ये कोई नई चीज़ आ गई है। मैं इसकी आपको दर्जनों नहीं 20 मिसालें दे सकता हूँ इस मजम्मत करके रियासत की माफ़ी की। अब जहाँ तक आपने दूसरी बात की है कि मोहसिन नकवी साहब की वजह से कोई हालात हुकूमत के ख़राब हो रहे हैं, मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। सब अपने अपने दायरे इख्तियार में काम कर रहे हैं। अगर आपको पंजाब हुकूमत से कोई अफसर चाहिए तो आपको पंजाब हुकूमत से उसकी रिक्वेस्ट करनी है, पंजाब हुकूमत उसको रिलीव करेगी, फिर ही वो कोई अफसर कहीं जा सकता है। अगर मोहसिन नकवी साहब शायद नए आए हैं हुकूमत में और उनका ख्याल था कि वो डायरेक्ट ऑर्डर कर देंगे किसी अफसर का और वो अफसर वहाँ आके ज्वाइन कर लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो अगर आसिफ जरदारी साहब के बेटे बने हुए हैं तो वो सिंध से कोई अफसर लेकर दिखाएं। सिंध के वज़ीर आला की मर्जी के बगैर सिंध से अफसर भी नहीं लिया जा सकता, बलूचिस्तान से भी नहीं लिया। पता नहीं किसके कोटे से बने हैं, क्योंकि आज़ाद थे वो, उन्होंने नून लीग ज्वाइन नहीं की और वहां पर PTI ने एक डील कर ली। नहीं, किसी ने भी नहीं दिया, अनपोज हो गए ना, क्योंकि PTI ने डील कर ली वहां पर। वो जो अनपोज में भी जो कोटा तय हुआ था वो नून लीग के कोटे से ही बन रहे थे ना वो। नहीं, वहाँ मुस्लिम लीग काफ के पास वोट थे, पीपल्स पार्टी के पास वोट थे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास वोट थे। ये सारे वोट मिलकर भी एक सेनेटर के करीब पहुंच जाते थे, और नून लीग को तो बहुत थोड़े से वोट उनको चाहिए थे, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर रही थी, IPP का कैंडिडेट नहीं था, मुस्लिम लीग काफ का नहीं था, तो 35 वोट तो ये भी थे, 36 वोट जो उनके पास थे, और 10-12 वोट ही उनके कम थे। वो बाकी पार्टियों की हिमायत भी उनके पास हासिल थी, सिर्फ नून लीग के सर पे वो सेनेटर नहीं बन रहे थे वहां पर। और बाकी वो शुक्र अदा करें PTI का कि उसने वहां पर मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी सबके साथ डील करके एक जनरल सीट्स पर मुफाहमत कर ली, और उस मुफाहमत के नतीजे में सब अनअपोज हो गए, और PTI ने वहां पर डील की हुकूमत के साथ अपनी सीटों के लिए। तो वो उसका भी थैंक्स है, क्योंकि अगर वोट डलते तो फिर पता नहीं क्या सूरत हाल बनती शायद। अतक आज़मी साहब, ये PTI के अंदर अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में बड़ी हमने हैपनिंग्स देखी है, बल्कि 48 आवर्स के अंदर। 48 घंटे पहले तो लग रहा था PTI में हर बंदा दूसरे बंदे को जो है वो गिराने के चक्कर में लगा है, बयानात बड़े सख्त, लड़ाइयाँ बड़ी सख्त किस्म की एक दूसरे के खिलाफ। फिर कल एक मरवत साहब का अचानक से बयान आता है कि भाई मेरी सबसे लड़ाइयाँ ख़त्म, मेरा आज से किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मैं पार्टी के अंदर जो है इख्तलाफात के बारे में आइंदा कोई बयान, कभी किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मुझे एहसास हो गया ये गलत था। ये एहसास एकदम यानी कि विदिन 24 आवर चीज़ें चेंज हो गई। ये क्या हो रहा है PTI के अंदर? मैं इसके ऊपर भी आता हूं, पर कुछ बातें जो मजहमत साहब ने की हैं और जो उन्होंने तज्जिया दिया, और
उन्होंने कहा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। उसी तरह इस तजिए में भी उन्होंने सब हार्ड एंड फास्ट ऊपर नीचे कर दिया, और उनकी बातें सुन के, वो हमारे एक लीडर हैं एग्जाइल में, वो कहते होते हैं कि एक शाबाश इधर और एक शाबाश इधर। मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं मुजम्मल साहब का माथा चूम लूं, जितनी उन्होंने खूबसूरती से कहा कि पीटीआई ने डील की और मोहसिन नकवी सेनेटर बन गया, पीटीआई ने डील की और मोहसिन नकवी जो है वजीर दाखिला बन गया। मतलब थोड़ा सा गुंजाइश निकालें। आज मोहसिन नकवी साहब काबीना में किसके बैठे हुए हैं? शहबाज शरीफ साहब की काबीना में। क्या वहां से वो पीटीआई का वोट लेके आए? पीटीआई या किसी और जमात ने उनको वोट नहीं दिया, नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों ने उनको बनाया है और नून लीग ने उनको अपनी काबीना में शामिल किया है। अब मरियम बीबी की उनसे कोई अगर इख्तलाफ हो गया है तो ये उनका आपस में हुकूमत का ही मामला, कोई और तो उनको लेके नहीं आया, ये लोग खुद लेके आए हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इस वक्त जो इन्होंने कहा कि 9 मई के किसी को बुला लिया, अली अमीन गंडापुर साहब, ये जाहिर करता है जो वहां पे ब्रीफिंग दी गई, इसलिए जिस आपने भी कहा और वजह फरमाया कि हमारा मुल्क है, हमारे इदारे हैं, वहां पे जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो आपके सामने है। हालिया दिनों में कितनी वहां पे शहादतें हुई हैं, सिविलियंस की, अफवाज की, उसके अलावा दीगर जो फोर्सेज हैं उनकी वहां पे। तो एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे सूबे में अगर कोई ब्रीफिंग हुई है तो उस पर क्या इतराज हो सकता है? असल में इतराज वो लोग कर रहे हैं जिनका बयानिया पिट गया, जिन्होंने 9 मई के ऊपर सियासी बयानिया बनाया और कहा कि अली अमीन गंडापुर तो सबसे बड़ा मुल्जिम है 9 मई का। उस सियासत उसके ऊपर खेलने की कोशिश की, और कुछ था नहीं और कुछ है नहीं है आवाम के सामने रखने के लिए, तो वो बयानिया पिटा है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में जो लेटेस्ट था कि वो कोर कमेटी थी, उसके बाद वो पॉलिटिकल कमेटी थी, फोकल पर्संस, तो अब लगता है कि कोई चीजें सेटल हो रही हैं। फॉर हाउ लॉन्ग वी नेवर नो। चलें, बहुत शुक्रिया मुजम्मल साहब आपका और अतर साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन। आज की शो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।